Assalamu alaikum. Welcome to Career Carwan. I am Ahsan Ali. Today we will discuss chapter number 2 from the book of Punjab textbook, that is Computer Networks or Information Network. In the last lecture we were discussing about how to create a network and how many types of networks. We have discussed local area network, metropolitan area network, and also wide area network. And also we discussed the protocols of local area networks and components of network, also uses and benefits of networks. So in this lecture today we will discuss the second half portion of that chapter, that will start from network model. In this lecture we will discuss network models and network standard, also network topologies, and after that we will discuss OSI models, 7 layers of OSI models. सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेटवर्क मॉडल. तो नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं? बेसिकली जब हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है तो उसका एक मॉडल हम तैयार कर लेते हैं कि जो डिवाइसेस होंगी वो किस तरह से कनेक्ट होंगी, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ क्या रिलेशन होगा, किसके बेस पे वो कम्युनिकेशन करेंगी. जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में एक CEO होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे मैनेजर्स आ जाते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं. तो इसी तरह से एक हायरार्की होती है कि ये हमारे पास CEO है, इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं, उसके बाद हमारे आ जाते हैं टीम लीडर्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं. तो एक हायरार्की होती है. तो इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी एक स्टैंडर्ड तय होता है, एक नेटवर्क का मॉडल होता है एक, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं. और हर कंप्यूटर को अपने कुछ राइट्स असाइन होते हैं. हर जैसे कि एम्प्लॉयज़ को राइट्स होते हैं, कुछ किसी चीज़ की एक्सेस होती है, किसी की नहीं होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. लेकिन जो CEO होता है, कंपनी का मालिक होता है, या जो मैनेजर होता है, उसको सारे राइट्स एक्सेसिबल होते हैं, उसके पास सारे राइट्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, किसी का डेटा देख सकते हैं, किसी को भी निकाल सकता है जॉब से, किसी को हायर कर सकता है. तो सारे राइट्स उसके पास होते हैं. और लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उससे नीचे काम कर रहे हैं, उनको ये राइट्स नहीं होते हैं. उनको कुछ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल होती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए एक्सेसिबल नहीं होती. तो इसी को हम मैप करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल के अंदर क्लाइंट सर्वर पे. जैसे मैंने आपको बताया एक पूरी हायरार्की होती है, इसी तरह क्लाइंट सर्वर में भी एक हमारे पास पूरा एक आर्किटेक्चर होता है. एक होता है सर्वर, जहाँ पे सारा डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है. जैसे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा CEO को एक्सेसिबल होता है, ऐसे ही सारा जो डाटा होता है हमारे पास एक सर्वर पे पड़ा हुआ है. सर्वर के ऊपर हर किस्म का डाटा है, वो चाहे डेटाबेस की फॉर्म है, चाहे फाइल्स की फॉर्म है, चाहे इमेजेस है, वीडियोज़ है, जो भी हमारा डाटा है वो सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है. तो अगर किसी ने भी वो डाटा एक्सेस करना है तो उनको हम कहते हैं क्लाइंट्स. तो क्लाइंट क्या करते हैं? रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं पहले. क्लाइंट्स को वो डाटा की एक्सेस नहीं होती, तो वो रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं कि सर्वर को कि हमें फ़लाँ डेटा चाहिए. तो सर्वर चेक करता है कि पहले वो यूज़र जो आ रहा है, जो क्लाइंट है, वो कनेक्शन कर भी सकता है कि नहीं. मतलब वो पहले चेक करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है भी कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उठ के आ गया और हमारा डाटा चेक करने के लिए आ गया. तो पहले वो चेक करेगा कि वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा है या नहीं. वो पहले अपने नेटवर्क का हिस्सा चेक करेगा, फिर उसको चेक करेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा. वो चेक करेगा कि उसी नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है, और वो डेटा गेट करने का हकदार है, उसको एक्सेस है इस डेटा की. तो एक उनके दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है ट्रांसमिशन के लिए. तो फिर वो चेक करता है कि अच्छा इसने कौन सा डाटा मांगा है, कहाँ से लेके आना है. तो सर्वर चेक करता है कि जो डेटा ये रिक्वायर कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है डेटा, कहीं वो कॉन्फिडेंशियल डेटा तो नहीं है, मतलब वो इसको दे देना चाहिए, इसको राइट्स हैं इसके पास वो डेटा को एक्सेस करने के लिए. तो ये सारे काम, सारी प्रोसेसिंग होती है सर्वर साइड पे. तो इसीलिए हमारा जो सर्वर है वो काफ़ी हैवी किस्म का होता है. ये नहीं कि हमारा कोई भी आम से जो कंप्यूटर उसको हम सर्वर बना दें. हम जो सर्वर होता है उसका प्रोसेसर हैवी होना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पे जो नेटवर्क की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग, उसके जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा होनी चाहिए, उसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा होना चाहिए, और वो कभी भी शट डाउन नहीं होना चाहिए. उसको हर टाइम लाइव होना चाहिए ताकि जितने भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है वो सबको एंटरटेन कर सके. तो सबसे पहले वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा क्लाइंट के साथ. उसके बाद वो चेक करेगा कि इसकी वैलिडेशन, वेरिफिकेशन करेगा, उसका यूज़र नेम पासवर्ड चेक करके. फिर उसको चेक करेगा कि इसको उसके एक्सेस है डेटा की कि नहीं. अगर एक्सेस
होगी तो वो उसको डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, अदरवाइज़ वो डिनाइड कर देगा कि जी आपको इस डेटा की एक्सेस नहीं है। तो या तो आप किसी दूसरे यूज़र आईडी से लॉगिन करें एडमिनिस्ट्रेटर से, या जो हमारे पास दूसरे एडमिन होते हैं अगर वहाँ से उस आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो उसको इस डेटा की एक्सेस है। तो इस तरह से वो उनका ना पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक क्लाइंट, एक सर्वर होता है और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं जो कि एक सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं गेट करने के लिए, और जो सर्वर होता है वो उनको एंटरटेन करता है। तो इसके अलावा हमारे पास एक से ज़्यादा सर्वर भी हो सकते हैं, उनको कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। जैसे अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक हमारे पास सर्वर है जो कि सिर्फ डेटा को एक्सेस करने के लिए, एक हमारे पास सर्वर है जो कि सिर्फ प्रिंटर्स की कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर आपने कोई प्रिंट करना है या प्रिंट जनरेट करना है तो उसके लिए एक सर्वर बना दिया है, तो उसको हम कहते हैं जी प्रिंट सर्वर है। एक हमारे पास हो जाता है डॉक्यूमेंट्स का सर्वर, के अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह गेट करने हैं, वहाँ पे पोस्ट करने हैं, तो उसके लिए अलग से सर्वर हम बना देते हैं। तो इसी तरह से हम डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट उनके डेटा के बेस पे डिफरेंट हम सर्वर बना सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर काम कर सकते हैं और हर सर्वर के अगेंस्ट मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर का एक आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीयर टू पीयर मॉडल। अब पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, हमारे पास कोई इसमें क्लाइंट नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होता, हर कोई क्लाइंट है और हर कोई सर्वर है, मतलब सबको सारे राइट्स हैं। अगर एक नेटवर्क है उसमें जो जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं उनको बाकी जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन सब की इंफॉर्मेशन उस सब के पास एक्सेसिबल होगी। मतलब ये नहीं कि जैसे हम क्लाइंट सर्वर में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये वाला डेटा इसको एक्सेस नहीं हो सकता, ये उसको नहीं हो सकता। तो इसमें तो कोई सर्वर होगा नहीं पीयर टू पीयर मॉडल में, सारे एक जो भी होंगे वो सेम राइट्स होंगे, सबके इक्वल लेवल पे होंगे। अगर एक डेटा दूसरे को एक्सेसिबल है तो उसको भी वो वाला डाटा एक्सेसिबल होगा, और बाकी जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स होंगे सबको कंप्यूटर्स को वो वाला डाटा एक्सेसिबल होगा। मतलब ये सेम लेवल पे होंगे, इनमें से कोई ऊपर नहीं होगा कोई नीचे नहीं होगा, किसी को कोई राइट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, किसी को किसी की एक्सेस कम नहीं मिलेगी। ये बेसिकली करते हैं हम जो स्मॉल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, छोटे लेवल की कंपनीज होती हैं, वहाँ पे हम ये वाला पीयर टू पीयर मॉडल जो होता है हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जो सारा डाटा होता है वो एक्सेसिबल होता है। तो ये लेस सिक्योर होता है हमारे पास, और ये जो होता है इतना फास्ट नहीं होता है, स्लो नेटवर्क होता है जो पीयर टू पीयर है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर मॉडल। और इसमें किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट सिक्योरिटी नहीं होती जितनी कि हम क्लाइंट सर्वर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये भी नहीं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत हैवी होने चाहिए, सुपर कंप्यूटर होने चाहिए। सब जो होते हैं नॉर्मल लेवल के कंप्यूटर्स वो एक पीयर टू पीयर मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नेटवर्क मॉडल। उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली जो हमने लास्ट लेक्चर में चेक किया था नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, उन्हीं को हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए। अगर हमने एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस तक सेंड करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कि आपने ये वाला डाटा सेंड करना है तो डाटा सेंड कैसे करना है, अगर कोई रिसीव करना है तो रिसीव कैसे करना है, कौन सा मीडियम यूज़ करना है, आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है, कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट कौन करता है। अब हमने इस लेक्चर में ये चेक करना है कि जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होता है वो सेट कौन करता है। तो उसके लिए दो तरह के हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक है डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं डी जोर स्टैंडर्ड्स। तो जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स हैं, डिफेक्टो मीन्स बाय फैक्ट्स और बाय ट्रेडिशन। तो जो डिफेक्टो होगा उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं वो ट्रेडिशनल है, मतलब हमने खुद से नहीं बनाए, वो ऑटोमेटिकली बन गए हैं। ठीक है, वो चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि भाई ये काम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड है डिफेक्टो। जैसे कि हम अगर लेट्स सपोज कि हम जब आपस में मिलते हैं दो लोग मुसलमान, ठीक है, तो हम सलाम लेते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो सलाम लेना फ़र्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम कहना है। ठीक है, लेकिन हाथ में लेना वो क्या, वो हमारी ट्रेडिशन है। तो वो अंडरस्टूड है कि जब भी हम मिलेंगे, मुसाफा करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो ये हमारा एक कोई लॉ नहीं है कि आपने लाजमी हाथ मिलाना। ठीक है, ये एक लॉ नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन है जो कि हम सारे फॉलो कर रहे हैं और एक फैक्ट है, हकीकत है बस। तो ये वाले जो काम होते हैं वो होते हैं डिफेक्टो, मतलब जो ट्रेडिशन चलती आ रही है पहले से, पीछे लोगों ने काम किया, हम भी वो काम कर रहे हैं, तो वो आ जाते हैं वो वाले स्टैंडर्ड्स डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स में।
और इनके बरक्स जो दूसरे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं दी जोर स्टैंडर्ड। दी जोर मीन्स बाय लॉ, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि एक ख़ास रिसर्च करके आपने कानून पास करवा के उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स लागू किए हैं उनको हम कहते हैं दी जोर स्टैंडर्ड्स। तो इनमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये वाले स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है, जो स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही है, नए नए स्टैंडर्ड्स हमें प्रोवाइड कर रही है कि ये वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो बाय लॉ उन पे कोई केस हो सकता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप नेटवर्क का पार्ट रह सके। तो अगर आपने नेटवर्क का हिस्सा रहना है तो आपको ये वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दी जोर स्टैंडर्ड्स को क्रिएट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही हैं? तो उनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। उसके बाद आ जाता है ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आ जाता है EIA दैट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट एसोसिएशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को सेट करती हैं हमारे लिए, ताकि हमारी जो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से हो सके और इसमें किसी किस्म का कोई एरर्स ना आए। तो ये हो गया हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। अब हम चलते हैं हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पे। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं? हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हमने नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करना तो एक फ़िज़िकल वे होता है कि किस तरह हम उनको कनेक्ट करेंगे। मतलब एक नेटवर्क तो बन गया लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी हायरार्की क्या होगी, उस नेटवर्क की जो डिवाइसेस होंगी वो आपस में कनेक्ट होंगी, लेकिन वो किस तरह से होगी? केबल से होगी कनेक्ट, ठीक है। लेकिन अब केबल को किस तरह कनेक्ट करना है हर कंप्यूटर के साथ? क्या हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होगा या एक ही केबल के ज़रिए हम सबको कनेक्ट कर देंगे, या किस तरह से? वो सारा का सारा हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में। मतलब हम तरीका टोपोलॉजीज़ क्या होती है? द मैनर एंड वे इन विच कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेनली यूज़ होने वाले हैं वो 5 टाइप्स हैं टोपोलॉजीज़ की। फर्स्ट वन इज़ बस टोपोलॉजी, सेकंड स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी एंड लास्टली मैश टोपोलॉजी। तो इनको हम एक एक करके चेक करते हैं कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जो होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल लाइन होती है, एक सिंगल केबल होती है जिसके ज़रिए जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में एक ही केबल को यूज़ करते हुए। इसको हमें सेपरेट से पावर सप्लाई करनी पड़ती है केबल को, और उसी केबल के थ्रू हमारी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होती हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी। तो इसमें होगा क्या कि हमारे पास एक सिंगल केबल होगी, इसको हम पावर सप्लाई कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और क्या होगा, हमारे पास जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, लेट्स सपोज एक ये डिवाइस है उसको हम C1 कह देते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे दूसरी डिवाइस है उसको हम C2 कह देते हैं, और तीसरी हमारे पास एक प्रिंटर है उसको हम P1 कह देते हैं, और फिर एक और डिवाइस है उसको हम कह देते हैं C3। तो ये हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं टोटल एक नेटवर्क के अंदर। तो हमने एक ही हमारे पास और नेटवर्क लाइन है, नेटवर्क केबल है, तो हम उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक बस टोपोलॉजी का नेटवर्क क्रिएट हो गया। हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिसमें हमने टोपोलॉजी कौन सी यूज़ किया? बस टोपोलॉजी। तो ये हमारे पास एक सिंगल लाइन होगी, एक केबल होगी जिसको हमने एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड किया और जितने भी डिवाइस हैं उनको हमने कनेक्ट कर लिया। तो अब होगा ये, इसका जो मैकेनिज्म है जो वर्किंग हो वो कैसे होगी? अगर C1 ने डेटा सेंड करना है C3 को, तो वो क्या करेगा? पहले वो चेक करेगा कि ये लाइन फ्री है कि नहीं, ठीक है। अगर तो वो लाइन फ्री होगी तो फिर वो डेटा सेंड कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, तो जो डेटा होगा वो C1 से C3 पे चला जाएगा, ठीक है। और C3 क्या करेगा? वो पहले जाएगा C2 पे, फिर P1 पे, फिर C3 पे। वो चेक करेगा यहाँ पे जो पैकेट सेंड करेगा उसमें वो 2-3 चीज़ें साथ ऐड करके अपेंड करके फिर वो भेजेगा। एक पैकेट होगा कंप्लीट, उसमें वो अपना नाम भेजेगा कि सेंडर कौन है, और फिर भेजेगा कि रिसीवर कौन है।
तो फिर वो C3 का एड्रेस भेज देगा, अपना एड्रेस भेज देगा। लेट्स सपोज हम एक यहाँ पे पैकेट क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास पैकेट होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम उसके सेक्शन बना लेते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले होगा वो सेंटर का नाम आएगा C1, उसके बाद हमारे पास आएगा रिसीवर का नाम, तो हम यहाँ पे C3 लिख देते हैं। उसके बाद जो भी होगा हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन, उसका एक अलग से पोर्शन होगा। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पैकेट हो गया। ये पैकेट इस नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र होगा, पहले इसके पास जाएगा, वो चेक करेगा कि इसकी डेस्टिनेशन कौन है, C3 है, वो इससे मैच नहीं होगी तो इसको स्किप करके इसके पास है, इसके पास चेक करेगा कि जो इसकी डेस्टिनेशन C3 है, इसकी P1 है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर इसके पास जाए, इसके चेक करेगा कि इसकी डेस्टिनेशन C3 और इसकी मैच हो रही है, तो ये वाला सारा जो पैकेट है वो ये रिसीव कर लेगा। फिर इसको पता चल जाएगा कि इसकी सेंडिंग डिवाइस कौन सी, वो C1 है, और जो डेटा होगा वो डेटा वो चेक कर लेगा, उसको रिसीव कर लेगा, यूज़ कर लेगा, कॉपी कर लेगा, वो जो भी उसने फर्दर करना वो कर लेगा। और उसके बाद इसी डेटा के अंदर वो रिस्पॉन्स मैसेज एक लिख के भेज देगा एक्नॉलेजमेंट के लिए कि मुझे पैकेट जो था वो रिसीव हो चुका है। तो इस तरह से ये वर्किंग होती है हमारे पास बस टोपोलॉजी में। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिससे हम हब कहते हैं, ठीक है, और सारी डिवाइसेस उस हब के थ्रू कनेक्ट होती हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्ट नहीं होती, वो हब के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अच्छा, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम H कह देते हैं, H का मतलब वो हब होगी, ठीक है। तो एक हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर होगा C1, इसको लेट्स सपोज नाम देते हैं C5, ठीक है। एक और हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर होगा, उसको हम कह देते हैं C6। एक और हमारे पास कंप्यूटर होगा C7 कह देते हैं, और यहाँ पे C8, और एक और डिवाइस बना लेते हैं C9। तो इसका सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हम हब बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ हम डिफरेंट जो डिवाइसेस होंगे, कंप्यूटर डिवाइसेस या जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस, प्रिंटर्स हो सकते हैं, स्कैनर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जितने भी डिवाइसेस उनको कनेक्ट करना हो, तो अब हम उनको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको सेंट्रल डिवाइस जो हब है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस थी वो सारी की सारी हब के साथ कनेक्ट होगी। तो अब अगर C7 है C6 को डेटा भेजना है तो वो डायरेक्टली इसको नहीं भेजेगा, ठीक है। वो पहले भेजेगा हब के पास जाएगा, और हब के पास वो चेक करेगी, हब जो इंटेलिजेंट डिवाइस होगी वो चेक करेगी कि जो C7 ने भेजा है डेटा वो किसको भेजा, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो चेक करेगी। C6 है तो वो डायरेक्टली C6 को भेज देगी। तो इसमें हमारे पास ये वाला बचत होगी है कि जो सबके पास डेटा जा रहा था वो टाइम वेस्ट हो रहा था, वो वाला काम नहीं होगा, वो डायरेक्टली सेंट्रल डिवाइस पे जाएगा, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस चेक करेगी, वो जिसका भी डेटा होगा वो डायरेक्टली उसको सेंड कर देगी। तो इसमें ये वाला काम नहीं होगा। लेकिन अब जो बस थी, बस टोपोलॉजी, उसका वो बस टोपोलॉजी, ये हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें एक इशू और भी है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो सेंट्रल केबल है अगर वही ब्रेक हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो क्या होगा, तो फिर हमारा सारा का सारा नेटवर्क ख़राब है, कोई भी एक डिवाइस दूसरे को डेटा सेंड नहीं कर सकती। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये केबल ही ख़राब होगी, यहाँ से ब्रेक होगी, कुछ भी हो गया, इसको पावर नहीं मिल रही, तो हमारा नेटवर्क सारा का सारा डाउन हो जाएगा। तो इसमें अब इशू क्या आता है कि हमारे पास कि अगर हमारे पास सेंट्रल डिवाइस जो हब है अगर वही ख़राब हो गई है तो हमारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। ये इसका जो ड्रॉबैक है। उसके अलावा एक बेनिफिट भी है कि अगर हमारे पास ये वाला कनेक्शन ख़त्म हो जाता है हमारा C9 के साथ हब का, तो बाकी नेटवर्क का कोई इशू नहीं होगा, बाकी नेटवर्क चलता रहेगा। अगर C5 ख़त्म हो गया तो बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, सिर्फ C5 डिस्कनेक्ट होगा। ये इसका एक फ़ायदा है। तो ये हमारे पास था एक स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या है, ट्री टोपोलॉजी में होता है ये कि एक कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी और डिफरेंट स्टार टोपोलॉजी। मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर हमारे पास स्टार टोपोलॉजीज़ हैं, अगर हम उनको एक बस के ज़रिए, बस टोपोलॉजी के ज़रिए
आपस में कनेक्ट कर देते हैं सारी की सारी स्टार टोपोलॉजीज को, तो वो हमारे पास बन जाएगी ट्री टोपोलॉजी। मतलब एक जैसे दरख्त होता है हमारे पास, उसकी काफ़ी ज़्यादा शाख होता है, हर शाख पे पत्ते होते हैं, तो इसी तरह हम एक ट्री बनाने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टार टोपोलॉजीज होंगी, और उन स्टार टोपोलॉजीज को हम कनेक्ट करेंगे एक बस के ज़रिए। तो इसी को हम फर्दर यूज़ करते हैं। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी थी और ये हमारे पास एक बस टोपोलॉजी है। तो होगा ये कि ये बस टोपोलॉजी है, इसका कनेक्शन होगा इस सेंट्रल डिवाइस हब के साथ, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी है यहाँ तक। एक हम और हब ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये एक और हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, ये कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है। तो हम बेसिकली वही एक सिंगल लाइन यूज़ कर रहे हैं, एक बस को यूज़ कर रहे हैं। तो एक हमारे पास स्टार टोपोलॉजी ये वाली थी, एक स्टार टोपोलॉजी हमारे पास ये वाली थी। तो इन दोनों स्टार टोपोलॉजीज को हमने एक सिंगल लाइन, एक बस टोपोलॉजी के ज़रिए हमने कनेक्ट कर दिए। तो ये जो कंप्लीट नेटवर्क अब हमारे पास बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास स्टार नेटवर्क था, हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, ये हमारे पास थी बस टोपोलॉजी, और ये अब जो कंप्लीट नेटवर्क हमारे पास बना है इसको हम बोलेंगे ट्री टोपोलॉजी। तो ये अब हमारे पास एक पूरा ट्री बन गया। इसमें हमारे पास सिंगल नोड्स भी हो सकते हैं, सिंगल नोड्स, सिंगल कंप्यूटर, और ट्री टोपोलॉजीज भी हो सकती हैं। अब हम फर्दर ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो सिंगल डिवाइसेस थी इनको हम ख़त्म करके यहाँ पे भी एक और हम स्टार टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक और स्टार टोपोलॉजी इसी बस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट हो गई नेटवर्क में। अब हमारे पास कितनी है, ये एक स्टार टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी, ये एक स्टार टोपोलॉजी ये है, और ये हमारे पास एक सिंगल जो केबल है बस टोपोलॉजी, उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं इसके साथ एक्सटेंशन करी जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसके साथ कोई नया स्टार टोपोलॉजी इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास डेटा तो ज़्यादा एक्सेसिबल है, नेटवर्क बड़ा बनता जा रहा है, लेकिन अब इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी इस हब की, इस डिवाइस के साथ, इस हब की इस केबल के साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी कि डेटा जो शेयर होगा वो यहाँ से पहले इसमें आएगा, फिर यहाँ से इस केबल के थ्रू आएगा, फिर इस हब में जाएगा, फिर इस हब में जाएगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही ज़्यादा मुश्किल है, बाकी ये नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसको जो हमारे पास ट्री टोपोलॉजी होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बन सकता है, लेकिन जो ड्रॉबैक है इसका वो यही है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिंग टोपोलॉजी। हमारा ट्री टोपोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, तो इसको हम रेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक जो नेटवर्क होता है वो एक ही लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। जैसे हमने देखा है कि बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन या सिंगल केबल यूज़ होती है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन वो ओपन एंडेड होती है, लेफ्ट से भी राइट से भी, एक साइड पे उसको पावर सप्लाई की जाती है। अगर हम उन्हीं एंड्स को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक रिंग टोपोलॉजी बन जाती है। मतलब इसमें एक गोल सर्कल होगा, जो एंड वाला नोड है वो फर्स्ट वाले नोड से आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होगा। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी, तो इसमें बेसिकली हमारे पास होगा कि ये है कि हमारे पास जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं उनको हम एक सिंगल लाइन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जैसे हम बस टोपोलॉजी में करते थे।
तो लेट्स सपोज हमारे पास नेटवर्क के अंदर ये 4 डिवाइसेस है, C1, C2, C3 एंड C4। तो इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो ये किस तरह करेंगे? तो एक तरीका ये तो हम इनको सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा हमने देखा है कि हम सेंट्रल डिवाइस हब यहाँ पे यूज़ कर लें और सबको उस हब के साथ कनेक्ट कर लें। और जो चौथा हमारे पास तरीका है उसको हम देखते हैं, अगर हम C1 को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं C2 से और C2 को C3 से कर देते हैं, C3 को C4 से और C4 को C1 से। अब ये एक रिंग की शक्ल बन गई है, एक गोल सर्कल बन गया है। तो इसमें हमारे पास होगा ये कि C1 के 2 नेबर्स हैं, C2 एंड C4। तो ये इन दोनों का डेटा शेयर कर सकते हैं, ये यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी। ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये डेटा यहाँ से भी इस तरफ भी शेयर कर सकते हैं और इस तरफ भी शेयर कर सकते हैं। जो C4 है वो C1 को भी डेटा शेयर कर सकता है और C3 को भी कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। एक तरीका ये है कि अगर C4 ने C3 को करना है तो वो बाई वन डायरेक्शन ही चले, यहाँ पे C1 के साथ C2 से C3 तक आए, ठीक है। और दूसरा ये तरीका है कि वो मतलब डायरेक्टली C3 को डाटा सेंड कर दे। तो ये उसके होते हैं C1 के एडजेसेंट नोड के हैं C2 और C4। तो एडजेसेंट नोड्स या नेबर नोड्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो एक नेटवर्क के अंदर जो एक डिवाइस है रिंग टोपोलॉजी में वो अपने एडजेसेंट नोड्स को डेटा सेंड कर सकता है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास एक रिंग बन गया, एक सर्कल बन गया। अगर लेट्स सपोज हमारा यहाँ से इनके दरमियान जो सर्कल है वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है C2 से C3 तक, लेकिन फिर भी C2 C3 को डेटा सेंड कर सकता है वो इस रास्ते से। वो पहले C1 के पास जाएगा, C4 के पास जाएगा, उसके बाद C3 के पास आएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हमारा कनेक्शन ब्रेक भी हो जाता है तो हमारा जो नेटवर्क है वो टूटेगा नहीं, हम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन फिर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी का एक फ़ायदा है। तो रिंग टोपोलॉजी में होता ही है कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक सिंगल केबल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। जैसे हम बस टोपोलॉजी यूज़ करते थे उसी को हम, और जो बस टोपोलॉजी थी वो ओपन एंडेड होती थी, ठीक है। तो उसी को हमने जोड़ दिया आपस में, उनके जो 2 ओपन एंड्स उनको हमने कंबाइन कर दिया और वो एक रिंग की शक्ल में बन गए। तो ये हमारे पास हो गया रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है मैश टोपोलॉजी। जो मैश टोपोलॉजी है बेसिकली वो क्या करती है कि वो सबसे जो रिलायबल है, फास्ट है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। हम मैश टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि एक डिवाइस बाकी नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइस है उनसे डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। मतलब उनके दरमियान अगर एक नेटवर्क ख़त्म हो गया यहाँ से भी फिर भी वो डाटा शेयर कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर उनका डायरेक्ट लिंक ख़त्म हो गया किसी नोड के साथ तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा बाकी ऑप्शन होते हैं जहाँ से वो डेटा शेयर कर सकते हैं। और हम उसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। जो हमारे पास मैश टोपोलॉजी है वो बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया में भी नहीं हम यूज़ करते हैं उसको, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी हम मैश टोपोलॉजी यूज़ नहीं करते। जो मैश टोपोलॉजी यूज़ की जाती है वो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है। इसमें हर डिवाइस होती है वो हर दूसरी डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो ये हम नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4 एंड C5। C5। तो अब इसमें जो कनेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारी जो भी डिवाइस है वो बाकी हर डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होगी और इनका आपस में भी कनेक्शन होगा। लेट्स सपोज C3 C4 से डायरेक्टली कनेक्ट है, C3 C5 से डायरेक्टली कनेक्ट है, C3 C2 से डायरेक्टली कनेक्ट है और C3 C1 से भी डायरेक्टली कनेक्ट है। तो अब इसके कितने कनेक्शन बनेंगे? जितने नोड्स होंगे उससे एक माइनस वन कर लेंगे। जितने हमारे पास इसमें नोड्स है 4 है तो 4 - 1 कर लेंगे तो हमारे पास 3 नेटवर्क बनेंगे हर एक नोड के अगेंस्ट। तो जो ये C4 है इसके इधर कितने नेटवर्क्स बनेंगे? इतने भी इसके भी 3 नेटवर्क्स बनेंगे, एक C3 के साथ, C5 के साथ, C1 के साथ और C2 के साथ। तो एक इसका पहले से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया C4 का। अब ये होगा C5 को डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकता है, C3 को डायरेक्टली डेटा सेंड कर सकता है और C1 को कर सकता है। अब हम बात करते हैं C5 की। C5
कि पहले 2 कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुके हैं C3 के साथ और C4 के साथ। अब वो क्या करेगा, C2 के साथ डेटा डायरेक्टली सेंड कर सकता है और C1 के साथ। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 नेटवर्क बन रहे हैं, जितनी डिवाइसेस हैं उससे एक कम। यहाँ पे 5 है तो 5 -1 करेंगे तो हमारे पास 4 नेटवर्क्स बनेंगे। अगर 4 डिवाइसेस हैं तो उसमें से एक -1 कर लेते हैं, क्योंकि इसका अपने साथ नेटवर्क नहीं बन रहा है, बाकी हर डिवाइस के साथ एक एक कनेक्शन उसका बन रहा है, सिर्फ हम उसके खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना रहे। तो हमारे इसके साथ 4 पूरे हो गए, इसके साथ भी 4 हो गए हैं, C5 के साथ भी हो गए C1। अब C1 का C5 के साथ भी बना हुआ, C4 के साथ भी बना और C3 के साथ भी बना है, तो इसका बन जाएगा C2 के साथ। तो अब हम देखते हैं कि C2 के कौन कौन से, C2 का भी बना C3 के साथ, C4 के साथ, C5 के साथ और C1 के साथ। तो ये हो गया हमारे पास मैश टोपोलॉजी कंप्लीट। इसमें आप देख सकते हैं कि हर डिवाइस का हर दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्शन मौजूद है। अगर लेट्स सपोज C3 का C2 के साथ ये डायरेक्ट कनेक्शन ख़त्म हो जाता है ये वाला, तो अब क्या C3 C2 को डाटा सेंड कर सकता है? हाँ कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है उसके पास। पहला ऑप्शन ये क्या, वो C3 C4 को डाटा सेंड करे और C4 डायरेक्टली C2 को सेंड कर दे। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो C3 C5 को डाटा सेंड करे और C5 C2 को सेंड कर दे। तीसरा ऑप्शन है C3 C1 को डाटा सेंड करे और C1 फिर उसको C2 को डाटा सेंड करे। तो ये फ़ायदा होता है मैश टोपोलॉजी का बेसिकली। तो जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें हम मैश टोपोलॉजी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हमें रिलायबल डेटा डिलीवरी चाहिए होती है। हम नहीं चाहते कि हमारा पैकेट लॉस हो या हमें वेट करना पड़े, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम मैश टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारी जो डिवाइस है वो डायरेक्टली भी कनेक्ट होती है और उसके अलावा भी उसके अल्टरनेटिव काफ़ी ज़्यादा पाथ होते हैं जहाँ से वो डेटा सेंड हो सकता है, डेस्टिनेशन तक पहुँच सकता है। तो ये थी हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़। उसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरचेंज। तो इसमें होता है कि जो ISO हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास ISO। ये 2 चीज़ें, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक OSI मॉडल और ये ISO। जो ISO है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि स्टैंडर्ड सेट करती है, मैंने आपको पहले भी बताया, और इसी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जो डेटा कम्युनिकेशन होगी नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, वो एक OSI मॉडल होगा। उसमें उस मॉडल को फॉलो करते हुए ही वो डेटा कम्युनिकेशन करेंगी। तो ये जो मॉडल है OSI मॉडल का, उसमें 7 लेयर्स हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर्स पर मौजूद एक मॉडल है जिसे हम OSI मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और इसको रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है। रेफरेंस मॉडल इसलिए क्योंकि ये हकीकत में ये 7 लेयर्स नहीं होती, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिकल मॉडल है कि जो डेटा कम्युनिकेशन होगी वो इन्हीं स्टेप से होके फिर जाएगी। ये सिर्फ एक लॉजिकल रेफरेंस के तौर पर एक मॉडल है कि अगर आपने कोई मॉडल क्रिएट करना, अगर कम्युनिकेशन करनी है तो ये आपके पास सामने एक मॉडल है, ये वाली चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये वाली चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें होता बेसिकली ये कि जो 7 लेयर्स हैं, एक एक लेयर से होता हुआ डाटा हर लेयर में रहता है, ठीक है। कुछ चीज़ें अपेंड होती हैं, कुछ डिडक्ट होती हैं उसमें से। तो फाइनली जो डेटा होता है वो मीडियम पे चले जाता है, ट्रांसफ़र होता है, और जब रिसीव होता है तो रिसीविंग एंड पे भी सेम वही प्रोसेस होगा। ये 7 लेयर्स होंगी, वो रिसीविंग एंड पे भी होगी, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में होगी। सबसे पहले मतलब जो होगा, अगर सेंडिंग डिवाइस उसने डाटा सेंड करना है तो ये वाले स्टेप परफॉर्म करेगा इसी ऑर्डर में, और लास्ट पे वो नेटवर्क के ऊपर शेयर कर देगा कम्युनिकेशन मीडियम पे। और उसके बाद जो रिसीविंग डिवाइस होगी वो ये वाले प्रोसेस होगी 7 लेयर्स, इसी को रिवर्स ऑर्डर में करेगी तो उसको वो डाटा मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं एक पोस्ट ऑफिस के एग्जांपल में। तो उसमें होता ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एक लेटर लेके उस पर कुछ लिखना है, जो भी मैसेज आपने वो मैसेज लिखना है, उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, और जो रिसीविंग डिवाइस होगी आपने मतलब जो रिसीविंग पर्सन है, अगर आप ख़त लिख रहे हैं तो उसमें पहले अपना नाम लिखना है, जो जिसके नाम आप ख़त लिख रहे हो उसका लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, और फिर मैसेज लिख के उसको आपने फोल्ड कर देना है, एनवेलप में बंद करके आपने क्या करना है, जो आपका करीबी लेटर बॉक्स होगा आपने वहाँ पे उसको डंप कर देना, और फिर वहाँ से आएगा पोस्टमैन। जो पोस्टमैन होगा फिर वहाँ से पिक करके जो नियरेस्ट सिटी का
पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे डिलीवर होगा, और फिर पोस्ट ऑफिस वाले देखेंगे कि जी रिसीवर कहाँ का रहने वाला, कौन से शहर का है, फिर उस शहर का जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिवर्स होगा, जो दूसरा पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे ये वाला ऑर्डर प्रोसेस रिवर्स होगा, कि उसमें वो पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन लेके लेटर बॉक्स में जाएगा जहाँ की वो डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। फिर वहाँ से वो जो रिसीवर होगा वो लेटर बॉक्स में से आगे अपना ख़त निकालेगा, उसको खोलेगा, अनफोल्ड करेगा, अपना नाम चेक करेगा, मैसेज देखेगा, और जैसे जैसे मतलब उसने पैक किया था, पहले ख़त लिखा था, फिर उसने फोल्ड किया, फिर पैक किया, फिर बॉक्स में डाला। तो इसी तरह जो रिसीविंग एंड होगा वो क्या करेगा, पहले उसको चेक करेगा अपना नाम क्या है, फिर उसको ओपन करेगा, अनफोल्ड करेगा, फिर वो मैसेज रीड करना शुरू करेगा। तो ये वाला प्रोसेस जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो ये वाला सारा काम यहाँ पे भी बेसिकली हो रहा है। हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है, जैसे पोस्टमैन कर रहा है वैसे ही कंप्यूटर डिवाइस के अंदर भी हमने इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है। तो उसमें सबसे पहला जो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आ जाती है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है कि जो हमारे पास हमने जो मैसेज लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, वो उस एप्लीकेशन को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल है कि हमने जो मैसेज लिखना है, जो भी चीज़ सेंड करनी है, कोई फाइल है, कोई मेल हमने ट्रांसफ़र करनी है, कोई डेटा शेयर करना है, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, हमने वो मैसेज किस फॉर्मेट में लिखना है, उसकी शक्ल क्या होगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एप्लीकेशन लेयर। उसमें लेट्स सपोज हमने कोई एप्लीकेशन ओपन की है नोटपैड, तो उसमें हमने कुछ मैसेज टाइप कर लिया, लिख लिया, तो जो नोटपैड है वो उसमें हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर में कि कौन सी एप्लीकेशन है जो कि उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फाइल है तो उसको नोटपैड ओपन करेगा, अगर वर्ड फाइल है तो उसको कोई वर्ड प्रोसेसिंग है वो ओपन करेगा, अगर कोई पीडीएफ है तो उसको पीडीएफ व्यूअर ओपन करेगा, अगर कोई वीडियो है तो उसको वीडियो प्लेयर ओपन करेगा। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन उनको रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो है एप्लीकेशन लेयर। वो चेक करती है, डिफाइन करती है कि जो हम मैसेज सेंड करने वाले हैं वो किस फाइल में, किस एप्लीकेशन में ओपन होगा, वो हम सेट करते हैं एप्लीकेशन लेयर में। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आ जाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है सेंडर, तो हम ये इस ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। तो इसमें किसी भी लेयर के ऊपर कोई भी स्टेप रिपीट नहीं होता। तो सबसे पहले हमने उसकी एप्लीकेशन वगैरह सेट कर लिए, क्योंकि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हर सिस्टम के लिए अलग हो सकता है। जो हमारे पास वीडियो प्लेयर इंस्टॉल है वो रिसीविंग एंड पे ना इंस्टॉल हो, तो उसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। वो जो भी उसकी अल्टरनेट एप्लीकेशन होगी वो उसको ओपन कर देगा ताकि वो मैसेज व्यू कर सके। उसके बाद आया था हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन से टेक्स्ट आया है उसको हम फॉर्मेट करते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कि रिसीविंग एंड पे जाके व्यूएबल हो। मतलब अगर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है तो उसको हमने टेक्स्ट की फॉर्म में ही सेंड करना है, और उसके साथ वो बताना है कि ये टेक्स्ट फाइल है। अगर वो इमेज है तो हमने बताना है कि वो इमेज फाइल है। और हमने प्रेजेंटेशन में ये चेक करते हैं कि जो रिसीविंग डिवाइस है वो इसको किस तरह ओपन करेगी, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। तो ये बेसिकली होता है प्रेजेंटेशन के लिए कि जो डाटा होगा वो किस तरह जाके प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जिस फॉर्म में हमारे पास है उसी फॉर्म में जाके होगा, उसकी शक्ल तब्दील तो नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के सारे काम करेगा प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद आया था हमारे पास सेशन लेयर। प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हमारे पास एक एप्लीकेशन में हमने कुछ मैसेज लिखा, कोई फाइल, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ने क्या किया कि उस फाइल को कंप्रेस कर दिया, उसकी फॉर्म चेंज कर दिया, जिप कर दिया, या कुछ भी उसने कर दिया कि वो फाइल का फॉर्मेट ख़राब ना हो, वही फॉर्मेट रहे जो था उसका। उसने उसको मतलब कुछ इंक्रिप्शन वगैरह कर दी प्रेजेंटेशन ने। तो उसके बाद आ गया सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में हमारे पास क्या होगा, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है हमारे पास। एक सेंडिंग डिवाइस, अगर उसने डेटा सेंड करना है रिसीविंग को, तो जो रिसीवर होगा हमारे पास उसका एड्रेस होता है। तो हमने उस दोनों के दरम्यान एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है जिसे हम कहते हैं सेशन। तो एक सेशन का एक ख़ास टाइम होता है, उस टाइम के बाद अगर हम कोई एक्टिविटी ना करें तो वो सेशन टाइम आउट भी हो जाता है। तो वो सेशन को मेंटेन करना, क्रिएट करना, इस्टेब्लिश करना और उसको सेशन को बाद में क्लोज करना, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर की। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट। हमारे पास जो डाटा था वो प्रेजेंटेशन लेयर में कंप्लीट हो गया, वो कंप्रेस हो गया, वो एक पैकेट बन गया, ठीक है। अब सेशन लेयर में क्या होगा, उसके साथ वो सेशन एक क्रिएट हो जाएगा हमारे पास रिसीविंग डिवाइस का। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, बेसिकली हमारे पास
हो सकता है कि जैसे हमने पहले देखा है कि मैश टोपोलॉजी, उसमें अगर हमारे पास एक कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो दूसरी डिवाइस तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं, तो वो चेक करेगा कौन सा एफिशिएंट रास्ता, मतलब जहाँ से मुझे कम से कम कॉस्ट पड़े, ट्रैवल कम करना पड़े, उसमें टाइम कम लगे। तो इस तरह के जो काम होता है वो करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर हमारे पास नेटवर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाथ मौजूद है रिसीविंग डिवाइस तक, तो क्या करेगा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो चेक करेगा कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे जो छोटा पाथ है जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगी टाइम की और ट्रैवल की, तो वो उसको चूज़ कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये बेसिकली होता है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह, तो ये उसका जो फ्लो होता है, एक पाथ होता है, उसको मैनेज करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेटवर्क लेयर पे। तो जो नेटवर्क लेयर है वो बेसिकली क्या करती है, एक नेटवर्क क्रिएट करती है, एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करती है, दो डिवाइसेस के दरमियान जो नेटवर्क होता है उसको क्रिएट कर लेती है। और उसका काम क्या होता है नेटवर्क लेयर का, वो ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के दरमियान एक एंटिटी के तौर पे काम करती है, जो कि दोनों को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जो कि ट्रांसपोर्ट से और डेटा लिंक लेयर से डेटा आता है वो इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन का काम करती है। और हमारे पास जो नेटवर्क होता है उसको क्रिएट कर देती है। नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक होगी वो किस टाइप की होगी, कहाँ से डाटा जाएगा, किस टाइप का जाएगा, उसका हेडर क्या होगा, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, वो सारा काम करता है नेटवर्क की जो लेयर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। तो जो डेटा लिंक लेयर होती है वो बेसिकली करती क्या है कि जो हमारे पास नेटवर्क होता है, अगर हमारे पास वायर्ड नेटवर्क है, वायरलेस है या माइक्रोवेव है, सैटेलाइट है, तो वो उसको कन्वर्ट कर देती है। हमारे पास काफ़ी बड़ा नेट होगा पैकेज, अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो उसको क्या करें, छोटे छोटे पैकेट्स में वो डिवाइड कर देगा और फिर उसको कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म की वो कम्युनिकेशन मीडियम है हमारे पास। अगर वो फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास तो वो उसको लाइट सिग्नल में उस लिहाज से उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब फ्रेम्स बना देगा। हमारे पास बहुत बड़ा डाटा होता है, ठीक है, अगर हमने नेटवर्क के ऊपर सेंड करना तो हम उसको चंक्स में डिवाइड करके छोटे छोटे पैकेट्स में हम सेंड करते हैं। और वो ये काम करता है, जो डेटा लिंक लेयर होती है वो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, फ्रेम्स उसे कहा जाते हैं। तो उन फ्रेम्स को वो फिर फिजिकल लेयर को पास कर देता है और उसके अलावा वो चेक करता है हमारे पास कि जितने मैंने पैकेट्स बनाए हैं क्या उतने ही रिसीविंग एंड पे रिसीव हुए हैं कि नहीं। अगर कोई रास्ते में कोई पैकेट मिस हो गया है तो उसकी रिकवरी का जुम्मा भी डेटा लिंक लेयर के ऊपर है कि अगर लेट्स सपोज कम्युनिकेशन के दरमियान कोई गैप आ गया, कोई मतलब नेटवर्क के अंदर कुछ लॉस हो गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया और कुछ पैकेट लॉस हो गए हैं या नहीं वहाँ पे सेंड हो सके, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, डेटा लिंक लेयर। यही लेयर होगी वो जो चेक करेगी कि इसमें कोई एरर तो नहीं आया, कोई कोलिजन तो नहीं होगी, कोई डेटा लॉस तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो वो वही वाला पैकेट दोबारा सेंड करेगी, पूरा पैकेट नहीं सेंड करेगी, जो लॉस हुआ है सिर्फ वही वाला पैकेट रीट्रांसमिट करेगी। और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बड़ा डाटा है, मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उनका एक ख़ास ऑर्डर होगा, एक ख़ास तरतीब होगी कि मैंने जिस तरतीब में उनको डिवाइड किया है रिसीविंग एंड पे भी जाके उसी तरतीब में वो दोबारा इकट्ठे हो जाएं। तो ये वाले काम भी डेटा लिंक लेयर करते हैं। और अगर इकट्ठे करने में कोई पार्ट उसमें मिसिंग है, कोई मतलब जो डिवाइड किया हुआ हमारे पास जो चंक था, कोई पैकेट था वो मिस है, तो वो डेटा लिंक लेयर उसको हैंडल करती है, वो रीट्रांसमिट करती है और दोबारा जाके वो अपेंड होता है। तो जो फिजिकल लेयर है हमारे पास, अब जो फ्रेम्स में कन्वर्ट होके छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट होके डेटा फिजिकल लेयर में आ गया। अब फिजिकल लेयर क्या करती है, बेसिकली वो चेक करती है, इस्टेब्लिश करती है कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम है, जो फिजिकल मीडियम होगा, केबल होगी, वायरलेस होगी, अगर केबल है तो उसमें केबल कौन सी है, फाइबर ऑप्टिक्स है, कोई एक्सियल केबल है हमारे पास या ट्विस्टेड पेयर है, तो हम कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो फिजिकल कनेक्शन होगा दो डिवाइसेस के दरमियान वो कौन सा होगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स या कोई एक्सियल कोई भी, तो ये जो फिजिकल लिंक होगा दो डिवाइसेस के दरमियान, फिजिकल लेयर उसको मैनेज करेगी और उसको बिट्स में कन्वर्ट कर देगी। जो भी डेटा यहाँ से आएगा किसी भी फॉर्म में वो उनको बिट्स में कन्वर्ट करके इस कम्युनिकेशन मीडियम पे वो उनको ट्रांसफ़र कर देगी, ट्रांसमिट कर देगी। तो ये फ्लो होता है यहाँ पे उनका कि सबसे पहले एप्लीकेशन में आया, फिर प्रेजेंटेशन में, फिर सेशन में, फिर ट्रांसपोर्ट में, नेटवर्क में, डेटा लिंक लेयर में और बाद में फिजिकल लेयर में वो बिट्स में कन्वर्ट हो चुका है डाटा हमारा। और ऐसे ही वो हमारे पास ये रिसीविंग डिवाइस होगी। लेट्स सपोज हमने जिसको डाटा सेंड करना था वो ये वाली है, इसको हम कह देते हैं कि जी ये रिसीवर है,
ये हमारे पास सेंडर था और ये हमारे पास रिसीवर है। तो इसमें अब क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास पैकेट है बिट्स में, वो यहाँ पे आएगा, बिट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसका रिवर्स जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होगा रिवर्स ऑर्डर में। तो ये हमारे पास इस ऑर्डर में आया और ये उससे उल्टा चलेगा। जैसे फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में डेटा हमारे पास आया है, तो अब ये क्या होगा, बिट्स को कन्वर्ट करेगा फ्रेम्स में, मतलब उनको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देगा। और जो डेटा लिंक लेयर है, जैसे उसने यहाँ पे उनको डिवाइड किया था, यहाँ पे उनको कंबाइन करेगी। मतलब जो पैकेट्स आए हैं हमारे पास छोटे छोटे डिवाइड होके, उनको उसी ऑर्डर में, उसी तरतीब में जैसे इसने डिवाइड किए तो उसी तरतीब में दोबारा उसको अपेंड कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो वो बता देगा इसको डेटा लिंक लेयर को, ताकि वो दोबारा सेंड करे। और जब तक वो डेटा सेंड नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, डेटा लिंक लेयर उससे आगे उसको सेंड नहीं करेगी। और फिर उसके बाद जो नेटवर्क लेयर वो चेक करती है कि यही वाली जो रिसीविंग डिवाइस है उसका IP एड्रेस वगैरह वो सेम ही था, यही डिवाइस है जो रिसीविंग है। नेटवर्क को चेक करके उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं और सेशन लेयर में आ जाती है। सेशन लेयर चेक करते हैं कि सेशन हमारा जो क्रिएट है उसका टाइम आउट तो नहीं हो गया, ठीक है, और उसका टाइम है अभी तक हमारा जो सेशन है वो चल रहा है। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन लेयर के पास आ जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो हमारा डेटा कंप्रेस किया होता है, किस्म का जिप किया होता है, उसको इंक्रिप्ट किया तो उसको डिक्रिप्ट कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद उसको एप्लीकेशन लेयर के पास भेज देती है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, जो हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म में डेटा होता है वो हमारे पास आ जाता है, तो उससे जो रिलेटेड एप्लीकेशन होती है उसमें वो डेटा शो करवा देते हैं, उसको ओपन करवा देते हैं। अगर वो वीडियो है तो वीडियो प्लेयर ओपन कर देगी, अगर वो ऑडियो है तो ऑडियो प्लेयर ओपन, अगर वो वेब पेज है तो कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर देगी। तो इसी तरह से ये कम्युनिकेशन होती है। ये उनके 7 स्टेप है, ये 7 लेयर्स हैं। ये हमारे पास लॉजिकल है, ये रियल में नहीं होती, ये सिर्फ कंसेप्ट है एक रेफरेंस के तौर पर। तो हमारे पास एक ही सिस्टम के अंदर ये लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर हम उनको कंसेप्ट देखा जाए तो ये सेपरेट हमने बनाया, ये सेंडिंग डिवाइस के लिए और ये रिसीविंग डिवाइस के लिए। बेसिकली होता है ये कि एक ही डिवाइस होती है। अगर एट अ टाइम हम देखें तो एट अ टाइम तो एक डिवाइस एक ही होगी, या सेंडिंग होगी या रिसीविंग होगी। तो उसके बाद जैसे ये डेटा सेंड करेंगे तो इस ऑर्डर में करेंगे। अगर वही वाला अगर रिसीवर उसने कोई डेटा दोबारा सेंड करना है तो यही लेयर्स होंगी, यही काम दोबारा परफॉर्म होंगे, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज होगा। अगर इसने डेटा रिसीवर ने दोबारा सेंड करना है तो वही पहले एप्लीकेशन लेयर में आएगा, फिर प्रेजेंटेशन में आएगा, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, फिर सेशन लेयर में, सेशन लेयर से होके फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट से होके नेटवर्क लेयर में आएगा, नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर में, और फिर फिजिकल लेयर में। तो ये काम दोबारा परफॉर्म होंगे इसी ऑर्डर में। अब ये जो सेंडर है ये रिसीवर बन जाएगा, जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाएगा, और ये डेटा अब यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा। जैसे पहले इसने सेंड किया था, अब ये रिसीव कर रहा है जैसे उसने रिसीव किया था। तो ये सारे के सारे स्टेप दोबारा परफॉर्म होंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो ये है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक था OSI का मॉडल, जिसमें हमने देखा कि 7 लेयर्स कौन कौन सी होती है, कहाँ से डाटा आता है, कहाँ से जाता है, और किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है शेयर होती है। तो यहाँ तक था हमारा जो चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क का, वो यहाँ पे हमारा एंड होता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफिज़।